नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त यानी कि आज के मध्य प्रदेश कांस्टेबल में सेकंड शिफ्ट में पूछे हुए प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। काफी प्रश्न दोस्तों सेम टॉपिक से रिपीट देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न पूछा गया था, किस शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं और क्रूर कृत्यों के कारण सनकी या पागल बादशाह कहा जाता था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए सनकी या पागल बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जिसका मूल नाम उलूग खान था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा था। वह वर्ष 1333 में सिंध पहुंचा। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली का शासक था। तो यह प्रश्न काफी पूछा जाता है कि इब्न बतूता जिस समय भारत आया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने अपनी राजधानी की रक्षा के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया और आम लोगों और सरकारी अधिकारियों को देवगिरी में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कई कठिनाइयों के बाद उसने दिल्ली लौटने का आदेश दिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह जी वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा का सभापति याद रखिएगा भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। अगला प्रश्न था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, यह एक बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत का मतलब होता है ऐसे स्टेप्स में आपने देखा होगा हिमालय की तरह का, यह होते हैं बलित पर्वत। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। बलित पर्वत अथवा मोड़दार पर्वत वे पर्वत हैं जिनका निर्माण बलन नामक भूगर्भीय प्रक्रिया के तहत हुआ है। हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, एंडीज, अल्पेशियन, एटलस, हिंदुकुश आदि बलित पर्वत के मुख्य उदाहरण हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से महाराष्ट्र में होता है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्र में प्रवाह करने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। घटप्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीम आदि कुछ कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कालबेलिया, घूमर और कठपुतली नृत्य कहां से संबंधित है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं यह राजस्थान से संबंधित नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान थार रेगिस्तान की एक सांप को बस में करने वाली जनजाति है। कालबेलिया पारंपरिक सपेरों के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इस नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। पहले यह खानाबदोश जनजाति सांप के जहर का व्यापार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। कठपुतली, भवाई, गैर, कच्छी, घोड़ी, धमाल, घूमर, तेरह ताली राजस्थान के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं। दोस्तों, इनके नाम काफी महत्वपूर्ण है, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे इनके बारे में पूछ लिया जाए। और दोस्तों, नृत्यों से संबंधित हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम है तो एक बार सारे नृत्यों के बारे में एक शॉर्ट रिवीजन करके जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो दोस्तों, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास से एवं इतिहास से भी काफी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जहांदार शाह हिंदुस्तान का मुगल सम्राट था, जिसने 1712 से 1713 तक यानी कि 1 साल शासन किया। बहादुर शाह का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका जन्म 1661 में हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात सत्ता के लिए इसने अपने भाइयों से संघर्ष किया। इसे लंपट मूर्ख की उपाधि इतिहासकार इरादत खान ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? दोस्तों, इससे पहले वाली शिफ्ट में नेता विपक्ष लोकसभा के बारे में पूछा गया था, तब अपन ने डिस्कस किया था कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पहले गुलाम नबी आजाद विपक्ष के नेता थे, जिनका कार्यकाल 15 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया था।
और इनके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय भारत में मगध, जो कि वर्तमान बिहार में है, के प्राचीन साम्राज्य में स्थापित एक शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के बाद से ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी। अपने चरम समय के दौरान इसने विदेशों से भी कई विद्वान और छात्रों को आकर्षित किया, जिनमें से कुछ विद्वान और छात्र तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया से भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल बौद्ध धर्म अध्ययन के लिए समर्पित था, बल्कि छात्रों को ललित कला, शिक्षा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला में भी प्रशिक्षित करता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से असम का नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों बिहू और बागुरुम्बा यह असम के प्रमुख नृत्य हैं। असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है बागुरुम्बा एवं बिहू। बागुरुम्बा असम और पूर्वोत्तर भारत में स्वदेशी बोडो जनजाति का एक लोक नृत्य है। यह एक पारंपरिक नृत्य है जो कि पारंपरिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए अंतर्निहित है। बिहू नृत्य युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है। यह एक फास्ट डांस स्टेप्स और तेजी से हाथ की हरकतों का वर्णित है। अगला प्रश्न पूछा था, वह क्षेत्र जो सरकार की तरफ से प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधि की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यानों को उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में इनमें अधिक प्रबंधन होता है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। राज्य विधानसभा में पारित प्रस्ताव के बाद ही सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निर्धारित एवं परिभाषित होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण की रक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों को एक अभयारण्य की स्थिति में नहीं बदला जा सकता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड करने का मुख्य कारण यही रहता है कि मैं कोशिश करता हूं कि सभी प्रश्न जितने मैक्सिमम हो सके मुझे स्टूडेंट्स द्वारा मिल जाए और मैं वीडियो में इंक्लूड कर दूं। इसी कारण से वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देरी होती है। बाकी सभी प्रश्न वही होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या जिसे IPPB भी कहा जाता है की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पास आम आदमी के लिए सबसे किफायती, सुलभ और भरोसेमंद बैंक बनाने और कम बैंकिंग आबादी के लिए वित्तीय समावेशन के एजेंट को चलाने का एक दृष्टिकोण है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह दोस्तों लाइन काफी महत्वपूर्ण है। डाक विभाग भारतीय डाक की एक शाखा है जो भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्वामी है। अगला प्रश्न था, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत के देवल में लगाया था। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर उनके संरक्षण के बदले में क्षेत्र के गैर मुस्लिम नागरिकों पर मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया जाता था। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जजिया कर लगाया था, याद रखिएगा। मुगल शासक अकबर ने 16वीं शताब्दी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा 17वीं शताब्दी में दोबारा लगाया गया था एवं कुतुबुद्दीन ऐबक ने गैर मुसलमान पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था, याद रखिएगा। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गैर मुसलमानों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न था, ज्ञान का सागर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विद्यासागर को ज्ञान का सागर कहा जाता है। 1820 में जन्मे ईश्वर चंद बंदोपाध्याय को केवल 20 वर्ष की उम्र में विद्यासागर या ज्ञान का सागर की उपाधि दी गई थी।
यह शिक्षा शास्त्र में उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। अपनी कक्षा में शीर्ष रहने के कारण और एक राहत के रूप में उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, अलंकार, वेदांत और खगोल विज्ञान को भी अच्छी तरह से सीखा था। अगला प्रश्न था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब था भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत आरआरबी का निर्माण आरबीआई द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था, जो उस समय बड़े पैमाने पर बैंक रहित थे। अधिनियम के अनुसार आरआरबी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास 50%, राज्य सरकार के पास 15% एवं प्रायोजक बैंक के पास 35% होता था। साथ ही यह पॉइंट याद रखिएगा, आरबीआई के पास आरआरबी का कोई भी स्वामित्व नहीं है। आरआरबी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों रीजनल रूरल बैंक, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, गर्म मुद्रा किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। फिर प्रश्न था, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अभी हाल ही में परसों या नरसों वाली मैंने प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को डिस्कस किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न था, शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखिएगा, शोभना नारायण का संबंध कथक नृत्य से है और कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। शोभना नारायण एक भारतीय कथक नर्तक हैं और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की एक अधिकारी हैं। वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है एवं याद रखिएगा कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जनरली लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न था, गंगा एक्शन प्लान किसने शुरू किया था? तो दोस्तों राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था। गंगा एक्शन प्लान को जून 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था। गंगा की सफाई का विचार 1979 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि गंगा एक्शन प्लान को 1985 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा नदी के व्यापक सर्वेक्षण के बाद ही शुरू किया जा सका। अब देखते हैं साइंस के कुछ प्रश्न। पानी का उबालना कैसी अभिक्रिया है? तो दोस्तों पानी का उबलना एक भौतिक अभिक्रिया है या भौतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। जूल किसका मात्रक है? तो दोस्तों जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न था, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला उपकरण है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सीस्मोग्राफ भूकंप को नापने वाला उपकरण होता है और भूकंप को दोस्तों रेक्टर स्केल पर नापा जाता है, याद रखिएगा। अब जानते हैं कुछ मैथ्स के प्रश्न। तो दोस्तों समय एवं कार्य से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एसआई सीआई से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पाइप और टंकी से भी प्रश्न पूछे गए थे। विभाज्यता का नियम से 2 प्रश्न पूछे गए थे। क्षेत्रमिति से भी प्रश्न पूछे गए थे। औसत से भी पूछे गए थे। लाभ हानि से भी पूछे गए थे। अनुपात, समानुपात एवं प्रतिशत से भी प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों मैथ्स रीजनिंग के जनरली स्टूडेंट्स को क्वेश्चन याद नहीं रहते, इस वजह से सिर्फ जो टॉपिक उन्होंने बताया मैं वही इंक्लूड कर पाया हूं। कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। रक्त संबंध से, कथन निष्कर्ष से 3 से 4, दर्पण से और मिसिंग नंबर से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न मुझे मिलते हैं तो मैं अगली वीडियो में उसे इंक्लूड कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस की क्लास। आशा करता हूं आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही दोस्तों हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट एवं बूस्टर क्लासेस की वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें से काफी प्रश्न आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली एनालिसिस की क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।